यूपीपीसीएस 2020 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम एक बार रिव्यू करते हैं और हम स्टार्टिंग से चलेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखने में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार्ट नदी है, यानी ट्रांस हिमालय है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय नदी क्या है। ट्रांस हिमालय नदी वो होती हैं जो कि हिमालय के हिमालय के ब्रॉन्ड से निकलती हैं, यानी कि ये जो आपका ग्रेट हिमालय रेंज है उसके इमीडिएट नॉर्थ से निकलती हैं। इसमें कि आपकी 3 ट्रांस हिमालय नदी हैं, इंडस नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 जो है ट्रांस हिमालय नदी हैं। तो इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें आपको देखोगे कि बी ऑप्शन पर सतलज नदी है, तो यानी कि सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। नंबर 2, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन आपका सी सही है इसमें, यानी कि आपके 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्योंकि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% रहता है और भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जनजाति और अवस्थित, यानी कि जनजातियों से एक क्वेश्चन पक्का आता है, कौन सी जनजाति किस स्टेट से मिलती है। तो यहाँ पर बात करेंगे पहले अंगामी जनजाति नागालैंड से मिलती है, बेरहोर जनजाति झारखंड से मिलती है, टोडा जनजाति जो तमिलनाडु में होती है। इसमें एक ऑप्शन है सी खस जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश बताया, लेकिन खस जाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि निम्न में किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी। तो ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन के लिए जो देश सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी में बढ़िया है, वही करते हैं। तो यहाँ पे यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन। तो जो एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देता है वो यूनाइटेड किंगडम है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ झीलें दी गई हैं और उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है कहाँ स्थित है। तो साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में बताया है। उसके बाद में आप बात करोगे कि बड़खल झील जो हरियाणा में, हाँ बड़खल झील हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। और जो आपका काली बेली झील जो है वो तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ए, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, बड़खल झील जो हरियाणा में है, ये दिल्ली के पास में होती है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में मिलती है और काली बेली झील जो है तमिलनाडु में मिलती है। तो आप कह सकते हो कि झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको झीलों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्न में से किससे संबंधित है। तो सार्थक जो है वो प्रोग्राम था। सार्थक क्या है, तो ये अपतटीय गश्ती जहाज़ों से संबंधित होता है, जो कि आपके जो तट हैं उनकी रक्षा के लिए होते हैं। तो इसमें दिखाया गया ऑप्शन दिए हुए स्मार्ट बम, रॉकेट प्रक्षेपण, हल्के लड़ाकू विमान। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, अपतटीय गश्ती जहाज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक कथन ए दूसरे के कारण कहा गया है। तो इसमें कथन ये है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो सबसे बड़ा केंद्र है सूती, लेकिन उसका कारण क्या है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, नहीं, सबसे ज़्यादा आपका सूरत में होता है। अहमदाबाद भारत में मुख्य कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, यस, उसमें कपास का उत्पादन अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि सन 2020 दी हुई है, यानी कि 2020 में कोई भी इन्फो नई योजना है जो कि किसानों से संबंधित है, वो किसी भी स्टेट में आती है, तो यहाँ पर उसका क्वेश्चन आपको बनना तय है।
तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये आपको हरियाणा ने लॉन्च किया हुआ था, तो ऑप्शन आपका 20 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, राबड़ी श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। तो आपकी हिमाद्री श्रेणी जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा संशोधन संस्थान यानी ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया था? तो ये कोलकाता, नोएडा और मुंबई थे, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने जो कोविड-19 के परीक्षण की 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को स्थापित किया था। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ए से बी का मिलान करिए। यहाँ पे उद्यान आगे और राज्य आगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि आपको झीलें दी गई थी और किस राज्य में अवस्थित है उनके बारे में पूछा था। अब राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बारे में आ गया, तो यानी कि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन निकल के आ ही जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन मिलेगा इंद्रावती को बोलता है झारखंड, ए में, बी में बोलता है मोरलेन हरियाणा में, सी कलेसर गोवा में और डी बेतवा छत्तीसगढ़ में। तो यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत हैं। यानी कि जो इंद्रावती है वो छत्तीसगढ़ में मिलती है आपकी, जो मोरलेम है वो आपका गोवा में देखने को मिलती है, जो कलेसर है वो जो है हरियाणा में देखने को मिलती है, और जो आपका बेतवा है वो आपकी झारखंड में देखने को मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन सी हो गया ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत किया है? यानी कि कौन से हवाई अड्डे को यूपी गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना है? तो यहाँ पे बात होगी कुशीनगर हवाई अड्डे को यूपी गवर्नमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उससे निकालने वाले शहर। तांबा को चित्रकूट दिया हुआ है, लोहा है इसके बिलदारी में दिया है, मैग्नीज भीलवाड़ा में दिया है, बक्सर कटनी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तांबा जो है वो चित्रदुर्ग में मिलता है, बहुत अच्छी बात है, सही है। उसके बाद में मैगजीन है जो भीलवाड़ा में मिलती है, सही है, लेकिन सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर हो गया सी, 1 और 3 जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के 2020 में नहीं चुना गया है? क्योंकि अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हटते रहते हैं, तो जो कनाडा है उसको अस्थायी सदस्य में नहीं चुना गया है। एक क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच। तो यानी कि आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, इसलिए ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अभी न्यूज में है और लागू की गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई। ये आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आती है तो आपको कस्तूरीरंगन को नहीं भूलना चाहिए, इन्हीं की अध्यक्ष में बनी थी। दूसरा ऑप्शन दिया इसने, यह विगत 38 वर्ष में लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि बदल देगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये यमुना नदी से रिलेटेड है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना निकलती है, तो पश्चिम में आपका चंबल नदी पड़ती है, उसके बाद सिंध नदी पड़ती है, फिर बेतवा नदी पड़ती है और फिर केन नदी पड़ती है। तो ये सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं यमुना की नदी की। तो यहाँ पे आपको एक तरह से यमुना नदी की सहायक नदियां भी पता चल गई। और बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो आती हैं, तो सबसे पहले चंबल पड़ती है जो कि आगरा के पास पड़ती है, उसके बाद में आप देखोगे सिंध नदी पड़ती है और बेतवा, फिर केन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो ये ऑप्शन है आपका दिल्ली। दिल्ली में 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन की नीति पेश कर दी गई है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो छूट है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही मिलती है। यानी कि आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान कर रहे हो तो आप दिल्ली
को याद रखिए, दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा छूट है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सबसे सस्ता आपको दिल्ली में ही मिलेगा, बाकी अन्य राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, कराकांडा, लोह खनिज उत्पादक क्षेत्र और देश। तो कजाकिस्तान के कराकांडा में लोह निकलता है, यस। उसके बाद में यूक्रेन में पिबोई राग में निकलता है, यस। ये चौथा है फ्रांस का पायरेडीज में निकलता है। और सी है जर्मनी नॉर्मैंडी। तो ये जर्मनी नॉर्मैंडी गलत है, यानी कि आपका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन हो गया सी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा हार्ड भी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की चीज़ों को बहुत ही गहन स्टडी करनी पड़ती है। तो इसको आप, यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी नॉलेज बढ़ानी होगी क्योंकि आप देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में इस तरह की नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो फूड विजन पुरस्कार जो है नांदी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 20 नंबर पे 21। विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रस के फल का उत्पादन बहुत विकसित है? तो अब ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं। मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्चभूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो जो खट्टे रस के फलों का उत्पादन जो है वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी। आगे चलते हैं, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहला मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्न में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो वो बंदरगाह था चटगांव गांव भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो गया डी। आगे क्वेश्चन चलते हैं, ये सुमेलित करने के लिए बोला हुआ है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। तो इसमें बात करें तो उसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी सही रहेगा, यानी कि जो आपका ए है बैगनो वो फिलीपाइन में मिलेगा आपको। हरिकेन जो है, हरिकेन कहाँ आते हैं? हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। टाइफून कहाँ आता है? टाइफून का नाम वो ऑस्ट्रेलिया में है। और उसके बाद में आपका बिलीबिलीज जो है वो चीन में आता है। जैसे बिलीबिलीज, चिंगचोंग, चैनचिंग, इस तरह से बिलीबिलीज बताता है कि चाइनीज है। तो उनके नाम भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो मिलते हैं ये किसी भी बंदे के जरिए जो अच्छा काम किया जाता है उसके लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अशोक साहनी जी हैं, उनको ये पुरस्कार मिला था, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में टाइम उत्कृष्टता का पुरस्कार अशोक साहनी जी को दिया था। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिमी तट पर है। डार्लिंग जो है श्रृंखला है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और जो दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संबंधन की घटना है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी, ये दोनों ही है। ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि न्यूज में था यूट्रोफिकेशन, क्योंकि ये जल की ऑक्सीजन खत्म करने की वजह से जल में जो बहुत सारे जीव होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसमें अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागरीय धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आप देखोगे कि इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुई उसके बाद में नेक्स्ट योजना आई वो बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसके बाद में प्रोजेक्ट हाथी आया था और लेटेस्ट में ही सबसे बाद में आपका जो है वो जैव विविधता अधिनियम आया था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सेटल करना पड़ेगा आगे पीछे।
आपको थोड़ा सा टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर चुनिए। तो नृजातीय समूह और देश, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है। यानी कि जो यहूदी हैं वो इजराइल में मिलते हैं। आपको पता है कि यहूदी और जो फ़िलिस्तीन है, यहूदी जो है वो केवल इजराइल में ही देखने को मिलते हैं आपको पूरे विश्व में, और फ़िलिस्तीन है उसमें मुस्लिम मिलते हैं। तो इनमें आपस में टकराव होता रहता है, तो इसलिए ये आपका न्यूज़ में है। उसके बाद में टेडा जो है वो लीबिया में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बेजा जो है मिस्र के होते हैं ये। और उसके बाद में आपका आता है लुर जो है वो ईरान की नृजातीय समूह है। तो आगे इसका मतलब ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है ये, क्योंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना, क्योंकि ये जो सारी क्रियाएं भू रसायन क्रिया के अंतर्गत ही होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी, यानी कि देश और राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, और ये क्वेश्चन उन्हीं से बनता है जो कि उस समय पर आपका न्यूज में होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कैप वर्ड की राजधानी बमाको दिखाया है, लेकिन ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। बाकी मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। तो इसलिए ये आपका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी हो गया। केप वर्ड जो है केप वर्ड की राजधानी बमाको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये दरभंगा बिहार से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्टबर्ग और उसका समीपवर्ती इलाका निम्न में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये मैगजीन मिलता है यहाँ पे, यानी कि पोस्टमार्टबर्ग में और उसके आसपास के इलाकों में दक्षिण अफ्रीका में आपको मैगजीन बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। हरित गृह प्रभाव के अभाव में औसत तापमान जो होगा वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ये सुमेल करने के लिए बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पर्वत दे रखे हैं और उसमें देश दे रखे हैं, यानी कि पर्वत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर पर्वत मिलते हैं उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए सही है, यानी ऑप्शन का ए का मतलब हो गया कि आपका जो एटलस पर्वत है वो मोरक्को में मिलता है। किलिमंजारो जो है जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलेगी तंजानिया में। चिम्बरोजो जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलती है इक्वाडोर में। और जो आपका पायरेनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन में दोनों देशों में मिलती है देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 36 नंबर पर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है कहलाता है। ये सिंपल सीयर कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो कि एक क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है वो सीयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेशिया के किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया की किंटा घाटी। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा Fe विद्यमान होता है? यानी कि नेचुरल रूप से जो लोहा है वो आपको हमें किस पदार्थ में मिलता है? तो मायोग्लोबिन में आपको लोहा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? देखो भूमध्य रेखा के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि जो इक्वेटर और आपका ये कहाँ से होकर गुजरता है, किन देशों से नहीं गुजरता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है मैप को। तो ये जो भूमध्य रेखा जो है वो किन किन देशों से नहीं गुजरती? तो ये भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती, ये गैबोन और सोमालिया से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, यानी जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार के साथ जो परिवर्तन कहलाता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?
तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो ये आपके 9 में दिए गए हैं। पंचायती राज का उल्लेख 9 भाग में किया गया है। फायर अलार्म में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, जो कि हीट को सेंस करता है उसी के बेस पे और आपको अलार्म को बजा देता है, या फॉग को सेंस करता है और अलार्म बजा देता है। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो वो 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो इनमें में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 3 जो है वो राज्यों के बनाने से संबंधित है, गठन से, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं से परिवर्तन। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, नए राज्यों का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 46, मानवीय शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो जो वो है मानव शरीर में प्रोटीन जो है आमाशय में पचना शुरू हो जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने की भूमिका नहीं होती? तो इसमें ऑप्शन आपका निम्न कौन से पदाधिकारियों को हटाने की भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा सेवक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पदाधिकारियों को हटाने की भूमिका नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 48, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के निम्नलिखित रोग हो जाता है? तो जो चावल पर आजकल पॉलिश की जाती है चमकाने के लिए, उससे बेरी रोग हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा चमक वाले खाद्य पदार्थ जो है आपको नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए पॉलिश वगैरह करके बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो ये पंचायत जो है वो राज्यों में होती हैं, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर में आता है। जिला पंचायत अधिकारी का भी कोई लेना नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग से भी कोई लेना नहीं है, राज्यपाल से भी कोई लेना नहीं है। यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र होता है और वो राज्यों के लिए पंचायत चुनाव कराने के लिए कंट्रोल करता है सारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के जो है वो रक्त को प्रभाव करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय आयोग का वर्णन करता है? तो ये उसमें 268, 280, 270 इसमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए जो उत्तरदायी होता है और शरीर को संतुलन करने के लिए भी यही उत्तरदायी होता है। तो जो भी आप देखते हो हार्ट अटैक की जो स्थितियाँ बनती हैं, वो मस्तिष्क जब उसको ऑर्डर देना बंद कर देता है या कनेक्टिविटी बंद कर देता है, अब मस्तिष्क सुन्न हो जाता है, उस समय पर हृदय जो है काम करना रुक जाता है। तो जो ज़्यादा टेंशन हो उसकी वजह से आज की डेट में देखने को मिलेगा कि आपको हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है अनुच्छेद 323 का से संबंधित नहीं है। बाकी राज्य परिषद अनुच्छेद 263 से है, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 से है और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 315 में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें कई सारे पदार्थ, शिलाजीत, सुहागा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो हींग है वो वृक्ष से प्राप्त होती है, यानी जो ये हींग जो हम खाने में खाते हैं वो वृक्ष से मिलती है, जो कि अफगानिस्तान में पाई जाती है बहुत मात्रा में। अब देखते हैं कि कैसे काम चलेगा, क्योंकि वहाँ पर टालिने का शासन आ चुका है। तो हींग हमें डायरेक्टली मिलती है या हींग जो है वो दूसरे देशों के थ्रू हमारे देश में आएगी। इसी वजह से आपका हींग का जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है। और जो हमारे बात करें कि यूपी में, तो यूपी में टेस्टी खादर जो है वो हींग के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे कच्ची हींग मंगाई जाती है, उसको प्रोसेस करके हींग बना के देश के सभी कोनों में भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 बात कर रहा है
उसके नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें है सुक्रोज की अपेक्षा प्रति शर्करा अधिक मधुर होती है और प्रति शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी है। इसमें ए और आर और ई मतलब कथन और कारण दोनों ही सही हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रति शर्करा अधिक मधुर होती है, अधिक मीठी होती है और प्रति शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्रति शर्करा जो है वो सुक्रोज से ही डेवलप होती है और अपघटन से प्राप्त होती है और अपघटन से प्राप्त होने के बाद में ये और भी मीठी हो जाती है। तो आपका आंसर हो गया बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसमें आपका हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है 371 जे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड की सही उत्तर चुनिए। धातु दी गई हैं और उनके गुणधर्म दिए गए हैं। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन है सोडियम। सोडियम को जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, तो गलत है। विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होता है, यानी कि सी का बन हो गया, सी का बन हो गया। उसके बाद में सोडियम जो है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो होता है, पारा यानी कि ये ऊष्मा का जो पारा होता है, आप पारा देखोगे जो थर्मामीटर में यूज होता है, तो वो जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि उसमें से ऊष्मा पास नहीं होती है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और शीशा जो है लेड, जो शीशा होता है वो है, उसको आप शीशा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। आपका इसमें जो सोडियम है वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद में पारा है, उसको कमरे के ताप पर द्रव्य में रहता है वो, हाँ ये सही है। उसके बाद में जो चांदी है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और उसका शीशा जो लेड होता है वो आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है, राज्य भाग 6 का सही है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 सही है, भारत का महान्यायवादी भाग 11 गलत है। यानी कि आपका तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्राइन जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है, बाकी सब कृत्रिम पदार्थ हैं। लेक्सोस, नियोप्रीन, टेफ्लॉन सारे कृत्रिम पदार्थ हैं। आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन पर। भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसमें आपका प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर चुनिए। पदार्थ दिए गए एक साइड में, दूसरी साइड में उसके अनुप्रयोग बताए गए हैं। तो इसमें जो आपका नीलस होता है वो कवकनाशी होता है। उसके बाद में जो इयोसिन होती है वो लाल स्याही होती है। नेक्स्ट चलते हैं तो सिल्वर आयोडाइड होता है, वो जो है कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो चाइना बहुत करता है इस चीज़ को। उसके बाद में जो आपका जिंक फॉस्फाइड होता है वो कंतकनाशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 हैं। यानी कि आप देखोगे पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप आसानी से पॉलिटी को कर लोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर सेव हो सकते हैं। तो यानी कि कोई क्वेश्चन पूछेगा नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 64, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों से किसमें वर्गीकृत किया गया है? अच्छा प्रदर्शन किया है इसने, सतत विकास का लक्ष्यों का सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में इसको नोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन
ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। रीजन क्या है इसका? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली व संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो एक की व्याख्या करता है। ये क्या? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो सत्ता परिवर्तन होता रहता है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है और भारतीय राजनीति में ये पाया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत समझ शैली के कारण ही ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसमें आपको मिलेगा वाराणसी और मथुरा को हृदय के अंतर्गत समाहित किया गया है। प्रयागराज और अयोध्या को इसमें हृदय में समाहित नहीं किया गया है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये 13 हो सकती है, यानी कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में टोटल मंत्रियों की कम से कम संख्या जो है वो 13 होनी चाहिए, 13 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या का कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो TFR जो है वो 2.1 होनी चाहिए, यानी कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 2.1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये केशवानंद भारती बाद 1973 में इस आधार को संतुष्ट किया हुआ है कि संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है कि संविधान के आधारभूत ढांचे से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तो एक केशवानंद भारती जो केस है 1973 का, ये बहुत ही फेमस है, तो इसको जरूर आप देख लें। तो ऑप्शन हो गया बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो गणना के अनुमान के लिए गणना अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसका यूज किया जाएगा? तो वो आपका सिर गणना विधि होगी, कैलोरी गणना विधि होगी और पारंपरिक उपभोग व्यय होगा, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण गलत है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, सही है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है, यस। यानी ऑप्शन आपका नहीं, ये आप जो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, नहीं, बीमा नहीं प्रदान करती। इस योजना में होने वाले व्यय का जो रेशो है वो 60:20 में है, हाँ ये सही है। तो ये ऑप्शन हो गया बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्य होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 74, पोषकीय सस्टेनेबल पैटर्न का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता एवं पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 75, 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा उसका रीजन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्थ संघात्मक कहा जाता है, यह कथन है और इसका कारण क्या है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 76,
हौसला 2018 के संदर्भ में निम्न में कौन सा कदम सही है? तो हौसला के अकॉर्डिंग 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। सही है। हौसला का जो आयोजन है वो महिला एवं विकास मंत्रालय ने किया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। यस, ये भी सही है। तो नहीं, आपका आंसर हो गया सी। दोनों सही हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हो सकती है? तो यह सामान्य विधेयक पर के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन है बी, 2024 तक भारत ने प्लान किया है कि ये $5 ट्रिलियन की अवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, लेकिन कोरोना की कंडीशनों को देखते हुए, फिलहाल की प्रगति दर को देखते हुए ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 79, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा उपयुक्त असाधारण शक्तियों को विविधिक आधार निम्न में किस कानून से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो ये 2020 है। आगे बढ़ते हैं आप। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना होगा। इसमें 81 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले में अनुच्छेद है, दूसरे में प्रावधान है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अनुच्छेद और किसके बारे में क्या बताता है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 61 ये जो है आपका बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। अनुच्छेद 67 खा, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आप जो है उपराष्ट्रपति को हटा सकते हो। अनुच्छेद 94 के अकॉर्डिंग आप जो है स्पीकर को हटा सकते हो। अनुच्छेद 90 के अकॉर्डिंग आप राज्यसभा के उपसभापति को हटा सकते हो। यानी कि ये हटाने से संबंधित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, स्पीकर को कैसे हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें। नीचे क्वेश्चन नंबर 82 बात करें, इसमें कथन दिए गए हैं ये और उसका रीजन है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया। उसके बाद में उसका रीजन है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका ए और ए गलत है, परंतु आर सही है। यानी कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। नहीं, NIP राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ये 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले 22 जुलाई को ही इस ध्वज को अपना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही है? ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। वर्ष 2019 में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। तो आंसर हो गया बी, केवल 2। यानी 2019 में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। 2021 की भी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का वो आ चुका है, तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। तो वो 15% तक बढ़ा दी गई है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में 15% तक विदेशी खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो वो नीति आयोग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 88, 1-2 को सम्मिलित करना। योजना और कब प्रारंभ हुई? तो इसमें आपका PM जन आरोग्य अभियान ये आपका
2018 में स्टार्ट हुआ था PM वय वंदना योजना, ये 2017 में वो स्टार्ट हुई थी। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये आपकी 2015 में हुई थी। और स्वच्छ भारत अभियान, ये तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारिक दुकानदार और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योग के बारे में सही नहीं है? तो इसमें आपके राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं? नहीं, गलत है। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र हैं, यस। इसका उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ से अधिक न हो, वो पात्र हैं। और इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, यानी कि इस योजना के लिए लेते हो तो आपको 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राइवेट मतलब प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? भौतिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण वही होता है, जैविकीय पर्यावरण ये होता है, परिचालन पर्यावरण ये कुछ नहीं होता है। तो ये सामान्य पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, तो उसमें आपका भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक 3 में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम में ऑप्शन दिए यहाँ पे, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, यस करेक्ट है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो ये बेनेट द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 94, कथन है ये और दूसरा उसका रीजन है। कथन क्या है? केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आयु दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। कारण क्या बताया? बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई या ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। तो इसमें आप देखोगे कि आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि कृषि की आय दोगुनी करनी है और कृषि की आय दोगुनी करने के लिए ही आप कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास के लिए चतुर्दिक केंद्रित बजट पेश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? तो इसमें समुद्र जल का बढ़ना, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ से पिघलेंगे, समुद्र का जल बढ़ जाएगा। हिम नदी का पिघलना, यस। बीमारियों का फैलना, यस। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तो ये सारी चीज़ें ही आपका वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए प्रभावी हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन हो गया सी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास मतलब नहीं, विश्व आर्थिक मंच जो है इसको ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक को जारी करता है, TTCR को। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित घटनाओं को कारण को क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटि को सही उत्तर कीजिए। तो इसमें आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वेटलैंड आयोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ। तो इसमें जो आप कालांतर के अकॉर्डिंग आप जब इन्हें सेट करोगे, सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ आता है, उसके बाद में वेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था और रियो सम्मेलन हाल ही में थोड़े दिनों पहले ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इसमें सबसे पहले जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, उसके बाद में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, उसके बाद में स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम हुआ था और जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी फिलहाल ही में लॉन्च हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चंबल नदी का एरिया है, तो इसलिए ये चंबल अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये है, हरियाणा इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 100,
कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। यस, करेक्ट है। कौशल भारत अभियान की योजना जो है प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षण करना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के निकला है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो ये जो है आपका बी आंसर है। इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो ये अलग समिति ने केवल पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 104, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है आपका मार्ग निर्माण से संबंधित थे, एग्रोनोमी जो है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आयु को आपको मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए सूची 1 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो इसमें आपका मत्स्य महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी आपकी विराटनगर। उसके बाद में कुरु महाजनपद है। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा में। सूरसेन राजा थे, मथुरा के थे, और कुरु जो थे इंद्रप्रस्थ के थे। अश्वमक जो है वो आपका पोतन से रिलेटेड थे। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 107, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुइस द्वारा। 108 क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है और उसका दूसरा रीजन है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। रीजन क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया। इसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इसमें आप देखोगे ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी नहीं है। और चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जो उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे और उसमें उनकी विजय के बारे में बताया जाता था। क्वेश्चन नंबर 109, 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो निम्न में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये राजनीति एवं विकास महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस भारतीय पुरातत्वविद्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो BS बागकर ने इन चीज़ों को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित थे। तो 10 शहर जो है स्मार्ट सिटी से आच्छादित हैं। निम्नलिखित सूची में सम्मिलित कीजिए हड़प्पा पुरास्थल और राज्य किस राज्य में, भारत के राज्य में स्थित है? तो बालू जो है वो हरियाणा में स्थित है, अवस्थित है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर से है। पांडरी जो है वो गुजरात से है और हुलास जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 113, 113, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 114, 114, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोटि से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हांगसांग, आबू जदई, अल मसूदी तथा अल्ब बेरूनी ने किया था। यह सही है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। यह सही है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 115, अटल नवोन्मेष मिशन
AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल है। भारत सरकार द्वारा 1919 में LIO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया था? तो BP बाडिया को भेजा गया था। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 118, एक्स ला सपेन और 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों सही हैं। ला सपेल 1748 में हुआ था, उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 119, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका परिवार नियोजन जो है वो सम्मिलित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। उस योजना में पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जो शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 120, एक को 2 से सम्मिलित कीजिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये आपका जो है वो 1878 में हुआ था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 लिखा जाता है। शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेदन अधिनियम 1869 में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2020 का प्री का फर्स्ट पेपर जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं 2019 के प्री के पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।